आज के इस वीडियो में समझेंगे मृदा संसाधन के बारे में। मृदा संसाधन में सबसे पहले हम समझेंगे मृदा क्या है या मृदा किसे कहते हैं। ह्यूमस के साथ मिले हुए असंगठित शैल पदार्थ जो स्थल की ऊपरी परत का निर्माण करते हैं और जो सभी प्रकार के वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत के भोजन का मूल स्रोत हैं। अर्थात अपर्दित चट्टान के चूर्ण में ह्यूमस के मिल जाने पर पौधे को जन्म देने की क्षमता वाली मिट्टी मृदा कहलाती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण में जनक शैल या चट्टान, उच्चावच, जलवायु, तापमान, वर्षा, जीव जंतु, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं तथा समय मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। अब है मृदा का वर्गीकरण। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबे के मैदानी क्षेत्र में जमा होने से होता है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष नदियां नई मृदा की एक परत जमा कर देती है। इसका विस्तार सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में है। इसमें अनेक प्रकार की कृषि फसल उगाई जा सकती है। जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पहला पुराना जलोढ़, जिसे बांगर कहा जाता है, जिसमें कंकर ग्रंथियां की मात्रा ज़्यादा होती है। यह कम उपजाऊ मृदा है। दूसरा नया जलोढ़, जिसे खादर कहते हैं। इसके कण बहुत महीन तथा बहुत उपजाऊ होते हैं। अब दूसरा है काली मृदा। इन मृदाओं का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठोस होकर ठंडा होने तथा उसके अपक्षय से होता है। यह दक्कन ट्रैप प्रदेश की प्रमुख मृदा है तथा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। इस मृदा में नमी के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाया जाता है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है। यह कपास की खेती के लिए अति उत्तम है तथा इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब तीसरा है लाल और पीली मृदा। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से रवेदार और कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है तथा इसका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार तथा पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है तथा यह कम उपजाऊ मृदा है। अब चौथा है लेटेराइट मृदा। इसका निर्माण आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। यह मृदा अधिक अम्लीय होती है तथा इसमें पोषक तत्व की कमी होती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में पाया जाता है। यह ढालू भूमि में पाए जाने के कारण अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की समस्या बनी रहती है।
मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय, कॉफ़ी तथा काजू की फसल उगाई जाती है। पांचवा है मरुस्थलीय मृदा। इसका निर्माण कम वर्षा तथा उच्च तापमान के कारण होता है। इसमें ह्यूमस तथा नमी की कमी होती है। ये रेतीली तथा लवणीय होती है। कुछ क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई करके गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले को कृषि क्षेत्र बनाया गया है। अब छठा है वन मृदा। यह मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। वन मृदा कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मृदा अपरदन मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के मुख्यतः दो कारक हैं, मानवीय और प्राकृतिक तत्व। मानवीय कारक में वन उन्मूलन, अति पशुचारण, गृह निर्माण, सड़क निर्माण, खनिज खनन इत्यादि से अपरदन होता है तथा प्राकृतिक तत्व में पवन, हिमनदी तथा जल इत्यादि अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि भी कहते हैं। अब है चादर अपरदन। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। पवन अपरदन पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। अब आगे है मृदा संरक्षण की आवश्यकता। मृदा बहुमूल्य संसाधन है। हमारे भरण पोषण का यह सर्वप्रमुख साधन है। संपूर्ण वनस्पति जगत मृदा पर निर्भर है और वनस्पति जगत पर प्राणी जगत निर्भर है। मानवीय कारक जैसे अधिक सिंचाई तथा एक ही फसल बार बार उगाने के कारण मृदा का उपजाऊपन बेकार हो जा रहा है तथा जल अपरदन, पवन अपरदन के कारण भी मृदा क्षरण हो रहा है। इसीलिए मृदा के संरक्षण की विभिन्न उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मृदा के संरक्षण की प्रमुख विधियाँ। पहला, बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करना। दूसरा, वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन की रोकथाम करना। तीसरा, रक्षक मेखला विधि से वृक्ष लगाकर मरुभूमि के विस्तार को रोकना। चौथा, पशुचारण को नियंत्रित कर मृदा के कटाव को रोकना। पांचवा, पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ीदार खेत बनाना। छठा, ढाल भूभागों में समुच्चय जुताई करना। सातवां, फसलों को बदल बदल कर अर्थात फसल चक्र विधि अपनाकर खेती करना। आठवां, जैविक खाद का प्रयोग करना। नौवां, कृषित भूमि की अति सिंचाई से बचाकर हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं।